हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पीछे की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि आप पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में क्या-क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। लेकिन उस पे बेसिस कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आज प्रैक्टिस लाए हैं। तो मेरा ये क्लास ऐसा रहेगा कि पहले मैं थियरी चीज़ें बताऊँगा, बेसिक चीज़ें बताऊँगा, फिर उस पे बेसिस आपके प्रैक्टिस भी लाता रहूँगा। तो ध्यान देना है आपको, कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे इसमें जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से नए पैटर्न पे बन रहे क्वेश्चन, वह क्वेश्चन रहेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है? जिस प्रकार से आप सीख पाएँ, ठीक? वह हम लोग क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का सेशन। तो आज का सेशन रहेगा आपका नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 रहेगा जिसको प्रैक्टिस का हम पार्ट 1 नाम दे सकते हैं। वैसे तो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर बना दिया है। तो इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो देखना है क्या कि देखिएगा, समझिएगा, दिया है क्या कि सबसे यहाँ है काट देना है आपको, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। तो आप लोग को याद होगा बखूबी कि मैंने क्या बताया था आप लोग को कि 2 अंकों की नहीं, मैंने 1 से 100 तक सारी संख्याओं को मैंने बताया था अभाज्य संख्या के बारे में कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? आपकी 15 होती है। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 होती है। इन सभी नंबर्स को भी मैंने लिखा था आभाज्य संख्या के, तो आपको याद ही नहीं करवाया था, बल्कि वैसे क्वेश्चन को मैंने लिखा भी था। वो सभी नंबर्स को मैंने लिखा था जो 2500 नंबर थे 1 से 100 तक। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 2 अंकों में पूछा है, तो 2 अंकों में आपके शुरुआत होती है कहाँ से? 2 अंक 10 से शुरुआत होता है और कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है। इनके बीच की अभाज्य संख्या वो भी कौन? बड़ी और छोटी। तो छोटी संख्या हम लिखते हैं क्या? छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? इसमें 11 होगी। छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या होगी? 11 होगी। लेकिन सबसे बड़ी 2 अंकों में अभाज्य संख्या क्या होगी? आपकी 97 होगी। सबसे बड़ी 2 अंकों में निकालना है, ठीक है? 2 अंकों में अभाज्य संख्या। तो कितना है? 97। जब अंतर की बात करता है मेरे भाई, अंतर की, तो अंतर में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। 97 माइनस 11, तो कितना आ गया आपका? 86 आ गया। क्या आपका ऑप्शन में 86 दिख रहा है? ये ऑप्शन में 86 दिख रहा है। ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ये नहीं कि हमको बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ना है, बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, इतना ध्यान रखें आप लोग। यदि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो काफ़ी चीज़ें हद तक कर लेंगे, ठीक है? तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि आपको मैथ नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊँ और आप लोग को ना आए। बशर्ते क्या है कि आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को कैसे बदलती हैं, ठीक है? कैसे हो रही हैं चीज़ें, उन सभी नियमों को फॉलो करना होगा, ठीक? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, बोला है कि 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्या की गणना करें। तो ध्यान देना है क्या? 100 और 120, 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्या। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वे संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये भी मैंने बताया था अभाज्य संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जिनके फैक्टर कितने हों? केवल 2 हों, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 101 है, आपका 103 है, फिर 107 है, फिर उसके बाद 113 तो नहीं होगा, 109 भी नहीं होगा, 100 100 113 होगा। देखिएगा, 113 109 भी होगा, 109 भी होगा, ध्यान देना है। 109 109, ठीक है? नहीं, उसको इसको रख दीजिए, ठीक है?
बाद में उसको देखेंगे हम। ठीक ठीक, चलिए थोड़ा सा एक काम आ गया था, खैर कोई नहीं। 101, 103, 107 और 113, ये है आपकी आवाज संख्या। ठीक है, यह है आपकी आवाज संख्या। बोला है क्या, इन सभी का संख्याओं का योग, तो आपको योग करना है। तो 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109 प्लस 113, यदि आप इसको जोड़ते हैं, देखिएगा 3 9 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 को 3 हाथ से लगा, 3 का एक, एक और 2, 3 हो गया, हासिल 2 थे ना, जोड़ देंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, आपका गया 5, 533 आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपका राइट आंसर सी फॉर चांद के पास चलो, तो आपका सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं बनते, जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन नहीं बनते, बनते हैं क्वेश्चन। बशर्ते क्या है कि आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी आवाज संख्या है? 60 और 100 के बीच हमने आपको बताया था, याद होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो किसी के पहाड़ा में ना आए, तो क्या होगा, एक 61 होगा, 63 तो आता है, 67 होगा, 69 आता है 3 के पहाड़ा में, और 71 होगा, और कितना होगा, 73 होगा, और 77 तो नहीं होगा क्योंकि 11 से कट जाएगा, 79 होगा। कहाँ तक पूछा है, 100 तक पूछा है ना, और यहाँ तक ये क्या बोलते हैं, 83 होगा, 87 नहीं होगा क्योंकि 29 3 87 होता है, आपका 89 होगा, और एक 97 होगा। तो देखिएगा कितनी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो मेथड 1 है, आप काउंट करके ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं मेथड 2 की बात करूं, मेथड 2 की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि 50 से 100 तक, मैं लिखवाया भी था आप लोग को कि 50 से 100 तक कितनी आवाज संख्या होती है, 10 होती है, 10 होती है ना। तो आप ऐसा करिए कि 50 से 60 तक संख्याओं को निकाल दीजिए जो अभाज्य है। अरे भाई आपका पूछा है कि 60 से 100 तक, तो आपने यहाँ 60 से 100 तक लिखा है, लेकिन अभी इस पे गौर नहीं कर रहे हैं हम। हमको याद है कि 50 से 60 तक 50 से 100 तक कितनी आवाज संख्या होती है, 10 होती है। मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को। अगर ये याद है आपको, तो आप ऐसा करिए कि 50 से 60 तक निकाल दीजिए संख्या। क्यों? क्योंकि आपको 60 से पूछा है, तो 50 से 60 तक कितनी आवाज संख्या होती है, पहले ये देख लीजिए 50 और 60 के बीच में कितनी आवाज संख्या तो होती है, कितना, 53 एक होती है, एक होती है 59 होती है, दो आवाज संख्या होती है। दो यदि हम निकाल दें 10 में से, दो माइनस कर दें, तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो इधर ऐसे भी 8 आ गया, बेसिक से भी 8 आ गया, और वैसे भी 8 आ गया। बेसिक से भी 8 आ गया आपका काउंटिंग में, और वैसे भी आपका आ गया कितना, 8 आ गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 60 और 100 के बीच कितनी आवाज संख्या होती है, 8 होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए जल्दी से। बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। 2 धन करिएगा, योग पूछा है ना, 3 5 7, और ध्यान 9 नहीं होता है, कहाँ क्या होता है, अब इसके बाद 11 होता है। 9 नहीं होता है, 9 आपकी विषम संख्या है, क्योंकि आपकी इस 9 का फैक्टर 3 से अधिक होगा या 3 से विभाज्य होगा। ऐसी संख्या लेना है जो किसी के पहाड़ा में ना है, तो आप उसे अभाज्य संख्या कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, एक स्वयं हो, एक हो। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिएगा, कितनी हो गई, 5 तो हो गई ना, 1 2 3 4 5, तो जोड़ना है आपको। तो 11 7 18, 5 23, 23 3 26, 26 2 28, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा 28 डी वाला। ठीक है,
तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताइएगा। अभी आपको मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपका कठिन क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन अभी आपको ये थ्योरी क्लास का प्रैक्टिस है, ठीक है। देखिएगा अगला, बोला है प्रत्येक आभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा मेरे भाई कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसमें दिया है कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल एक गुणनखंड, ये भी गलत हो जाएगा। केवल 2 गुणनखंड, यही आपका सही होगा, ठीक है। केवल 2 गुणनखंड, यह आया हुआ क्वेश्चन है, अक्सर आपका किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो यह आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कौन से, RRC 2001 में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यह है दिया है 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो बताना है। देखिएगा 67 और 101, तो आपको फिर वही काम करना है। आपको पता है बीच की संख्या पूछा है 67 के और इसके 101 के, तो आप ऐसा करिए 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10 होती है। अभी मैंने बताया था, अभी आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था अभाज्य संख्या में। तो 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10 होती है। तो आप ऐसा करिए 50 से 67 तक निकाल लीजिए कितनी अभाज्य संख्या, बीच का बोला था 67 तक। तो इसके बीच की कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो यहाँ एक 53 होगा, एक 59 होगा, एक 61 होगा, एक 67 स्वयं होगा। तो कितनी संख्या घट गई बताइए, 1 2 3 4। आपकी 50 से 100 तक कुल टोटल 10 होती हैं, हमने 50 से 67 तक निकाल लिया कितना, 4। तो यहाँ 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6। तो 6 अभाज्य संख्या हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, 67 से 101 तक। 67 से 101 तक कितनी अभाज्य संख्या, 6। कैसे आया आपको मैंने बताया, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 10, आपको पता भी होना चाहिए। और मैंने 50 से 67 तक निकाल दिया क्योंकि ये नज़दीकी है। तो 1 2 3 4 ये हो गया, 4 को अभाज्य संख्या 50 से 67 तक है। लेकिन इसके बीच का पूछा, इसके बीच का और इसके बीच का, ना हम 67 लेंगे ना 101 लेंगे, ठीक है। ना हम लोग 67 लेंगे ना ही 101 लेंगे। क्या, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बीच की संख्या पूछा है। जब बीच की संख्या पूछता है ना, तो उसको छोड़ दिया जाता है, जिस नंबर को कहता है 67 और 101 को छोड़ देंगे, उसके बीच का इधर का और इसके इधर का लेंगे संख्या, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए, बताइएगा जल्दी से, हो जाएगा ना। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम भी है वह है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2 है। यह सम भी है और अभाज्य भी है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम है, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ना कि 1 आ जाएगा। क्योंकि आपकी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। और क्यों 2 से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि उसका नियम होता है कि जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हों वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए, वे संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। वे संख्याएं बताना है कि जो अभाज्य नहीं है। तो देखिएगा आपकी 89 अभाज्य नहीं है, और बाकी सब देखिएगा नहीं है ना, इसमें उल्टा लिख दिया गया क्या, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 87 भी अभाज्य संख्या है, 97 अभाज्य संख्या नहीं है, 89 भी अभाज्य, क्या इसको 88 बना लीजिए, ठीक है। ये 97 है, इसको भी आप बनाना पड़ेगा आपको, इसको भी बनाना पड़ेगा, ऑप्शन ये गलत है इसका, खैर बना लीजिए। वे संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य होनी चाहिए, तो इसको आप बना लीजिए 78 बना लीजिए, ठीक है। देखिए ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य है। बोला है अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं तो इसको फिर से बनाइएगा, इसमें ऑप्शन ही गलत है। अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य कौन सी संख्या नहीं है आपकी, यही अभाज्य संख्या नहीं है, देखिएगा यही। तो अभाज्य नहीं है मतलब कि मैंने सोच रहा था भाज्य, इसमें अभाज्य नहीं बोला है, तो अभाज्य नहीं बोला है तो मतलब
कि भाज्य होगी, तो ये संख्या भी अभाज्य है, ये भी संख्या अभाज्य, ये भी संख्या अभाज्य। यही है जो अभाज्य नहीं, क्योंकि ये 3 से विभाज्य होगा, ये 3 से विभाज्य होगा, 29 से और 3 से विभाज्य होगा, इसलिए 87 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बताइएगा। तो आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, बोला x का मान क्या है जिसके लिए x, x प्लस 1, x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बोला है x, x प्लस 1, x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्या को बोल रहा है, सभी को बता रहा है क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिएगा, हम ऐसे नंबर्स रखेंगे जो अभाज्य संख्या दें। 0 तो हम लोग नहीं रख सकते, ना ही हम लोग 1 रख सकते हैं। रख सकते हैं क्या, 2, और क्या रख सकते हैं, 103। तो पहले हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 यहाँ 2 धन 1, यहाँ 2 धन 3। तो बताइएगा आप, ये 2, ये 3 हो गया, ये 3 2 5 हो गया। बताइए 2 3 5 आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं? अगर आप यदि 101 रखते हैं, बताइएगा, यदि आप 101 रखते हैं तो यहाँ पर 101 फिर 102, 102 आपकी अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं, 102 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होंगे, वो क्या है, आपकी सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, इसलिए हम 101 को भी नहीं रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी पूछा गया है सवाल एसएससी सीएचएसएल 2018 में, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए क्या क्लियर है आप लोग? क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है, क्योंकि मैं पहले बेसिक चीज़ें लेकर चलता हूँ, सभी को वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आया और कठिन कठिन क्वेश्चन करवाया और फिर चला गया, नहीं, इसमें सबका फायदा है। जो जिन छात्रों को एकदम बिल्कुल नहीं मैथ आता है, उनके लिए तो और भी रामबाण साबित होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, चीज़ें तब समझ में आएंगी कि कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं? कर पाएंगे? चलिए, यदि कर पाएंगे तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, एकदम तड़कते धड़कते के हिसाब से बताइएगा, निम्न में से कौन सी संख्या विषम भाज्य संख्या है? हमने आपको भाज्य संख्या बताया था, अभाज्य भी बताया था और भाज्य भी बताया था। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं बेसिक चीज़ों को, तो वह बेसिक थ्योरी जाकर देखें और उसका नोट्स बनाएं, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी विषम भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। तो देखिएगा, कौन से विषम भाज्य, विषम भाज्य पूछा है, विषम भाज्य भाज्य होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है 15, 17, 12, 13। ये 13 तो नहीं हो सकता क्योंकि अभाज्य संख्या है, 17 भी नहीं हो सकता क्योंकि अभाज्य संख्या है, 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि सम संख्या है, तो 15 है। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन भैया भाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? तो भाज्य संख्या के मेरे भाई गुणनखंड होते हैं कितने? 3 होते हैं या 3 से अधिक। तो 15 के कितने गुणनखंड हैं? देखिए, एक ठो 3 है, एक ठो स्वयं 1 है, एक ठो 5 है, एक ठो स्वयं 15 है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर हो गए। तो मैंने बताया ना कि अभाज्य के 2 गुणनखंड और भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक। तो ये 3 या 3 से अधिक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आ भी जाओ ए फार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए, ठीक है। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए बताइएगा, यदि a और b विषम संख्याएं हैं तो सम संख्या कौन सी हो सकती है? ये बताइए, a और प्लस b विषम संख्या है, a भी विषम है, a भी विषम है, ये दोनों विषम है, तो बताना है इसमें सम संख्या कौन सी हो सकती है। तो आपको मैंने एक नियम बताया था, क्या? इवन प्लस इवन। क्या होता है? इवन होता है। इवन का मतलब समझ पाते हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं तो बता देते हैं आप लोग को जानकारी के लिए कि इवन मीन्स होता है क्या? सम। सम यदि सम से जुड़ता है तो सम बनाता है, सम सम से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? सम बनाएगा। तो यहाँ पे सम हो गया। लेकिन जब विषम विषम से जुड़ता है यानी ऑड प्लस ऑड, तो ये भी इवन बनाता है। इवन कैसे बनाता है? आप कोई भी नंबर लेकर देख सकते हैं, जैसे 3 है और 5 है। देखिए दोनों ऑड नंबर हैं, लेकिन जोड़ने पे क्या आया? सम आ गया। तो वैसे ही अब यहाँ पे देखना है, देखिएगा, यह विषम विषम तो सम बन गया, लेकिन ये आपके क्या है? विषम है। तो विषम 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 3 विषम रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अब देखिए, यह भी विषम है,
ए भी सम है, या कोई नंबर लिख कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आ जाएगा सम। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, यहाँ पे 3 और 5 और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 आपका सम है क्या, नहीं है। वैसे यहाँ पे 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए आपका सम है बी, ये बी आपका राइट आंसर है। कैसे है, अब देखिएगा यहाँ पे 3 गुणे 5, क्योंकि आपको बोला है ना विषम संख्या, तो विषम संख्या कोई जरूरी थोड़ी है कि 3 हम 5 ले रहे तो आप भी 3 5 लेंगे, तो 1 और 3 भी ले सकते हैं, 7 और 9 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या रखकर चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये भी रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, एक दूसरे के सापेक्षता सहभाज्य संख्या क्या है। एक दूसरे के सापेक्षता सहभाज्य, और आप लोग को पता होना चाहिए कि सहभाज्य मैं बताया था क्या, सह अभाज्य, जिसको इंग्लिश में बताया था क्या, को प्राइम। को प्राइम, ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो युग्म का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एचसीएफ अर्थात मस, मस क्या हो भाई, एक हो। जब दो संख्याओं के बीच क्या हो, मस एक हो, तो वे क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। तो देखिएगा ये 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, अगर इसका मस निकालेंगे तो मस क्या आएगा, 17 आ जाएगा। क्या यह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, नहीं, यह सहभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये 6 11 से कट जाएगा, जो कटेगा आपस में उसको आप अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रख सकते, तो इसलिए भी ये भी नहीं हो सकता। चलिए और क्या हो सकता है, बताइए। ये हो सकता है क्या, ये तो नहीं कटेगा, ये तो आपका 110% होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। क्यों, ये किससे कटेगा, देखिएगा जरा समझिएगा किससे कटेगा। यह 17 से कटेगा, 17 × 6 = 102, 17 × 9 = 153 होता है ना, इसलिए आपका ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका यह सी चांद के पार चलो, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 92 85 का आप मस निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका मस 1 आएगा। देख लीजिएगा चेक करके, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब बताइएगा, बोला एक दूसरे के सापेक्षता सहभाज्य संख्या युग्म है। एक दूसरे के सापेक्षता सहभाज्य संख्या युग्म है, तो देखना है कि एक दूसरे के सापेक्षता सहभाज्य संख्या युग्म क्या होगा। तो इसमें भी वही चीज करना है। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या में आपका मस निकल जाएगा। है 23 × 4 = 92, तो 23 इसका मस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जो किसी से न कटे, आपस में संख्याएं नहीं कटनी चाहिए, तो आपकी सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब देखिएगा 24 और ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3/24, और 3 का नियम भी होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो 5 × 3 = 8, 8 × 1 = 9, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या आपका 18 और 35, 18 और 35, 18 और 35 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिखा हूँ, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं, कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बोला है कि प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यह प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, गुणनफल। वैसे आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 3 5 7, और आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे सर कि 2 3 6 5 30, आप 30 मार्क कराएंगे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आपको ये समझना है कि सही आंसर क्या होगा। बात आ जाती है क्रमागत की, अगर ये न दिया होता प्रथम 3 क्रमागत, अगर क्रमागत कहा ना होता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता,
30 हो जाता, क्योंकि प्रथम से बोला है तो 2 3 5 का गुणा करवा देते। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे बोला है क्या, प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो उनमें क्रम का अंतर हो क्या हो, समान हो। क्रमागत का मतलब होता है जो उनके क्रम का अंतर है क्या हो, समान हो, वे होते हैं क्रमागत संख्या। तो क्रमागत अभाज्य है तो अभाज्य भी है, तो इसको हटाना पड़ेगा। देखिए इसमें अंतर कितने का, 1 का, इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 2 का। तो 2 का अंतर जहां होगा उसी को सेट करेंगे, तो आपकी ये वाली संख्या हट जाएगी। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्या क्या क्या हुई, 3 है, 5 है और 7 है। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 105 हो जाएगा। 3 5 6 15 7 105, 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, कर पाएंगे। चलिए तो जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आज ढेर सारा मैं क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के लिए, देखिएगा। बोला है परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्या पर आधारित प्रश्न। तो बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या के लिए मैंने बताया था क्या, ये देखिए परमेय संख्या है, ये भी क्या है आपकी परमेय संख्या। कैसे परमेय संख्या है, 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिएगा 5 बटा 4 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है यह लगातार बढ़ नहीं रही है, ये कहीं ना कहीं शांत है, और जितनी भी शांत संख्याएं हैं वो आपकी परमेय संख्या होती है, ये भी परमेय है। तो आपका पूछा है अपरमेय, तो अपरमेय आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अपरमेय क्या हो जाएगा भाई, पाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अपरमेय पाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ऐसे क्वेश्चन आपको समय लगेगा क्या, नहीं लगेगा समय, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा बोला निम्नलिखित में से परमेय संख्या है, कौन सी इसमें परमेय संख्या है। देखिए हमने आपको बताया था, आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देखें। पहले और दूसरी वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी बेसिक चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखिएगा आपका यह है, बोला है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या है। ये बताइए परमेय संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या है। एक बात बताइए कि ये 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो यदि ऐसी संख्या आए या इस प्रकार से भी संख्या आए, ये नहीं कि बस 0 हो, इस प्रकार से भी बढ़े, तो भी आपकी ये क्या होगी, अपरमेय होगी, ये भी अपरमेय होगी। या 0.12 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे भी रहे तो आपकी अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। और ध्यान रखना है क्या, अब बताइए जो कड़ी में है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहे हैं, निकल पा रहा है निकटतम, निकटतम भी निकलेगा तब भी आपका क्या होगा, अपरमेय आएगा। जैसे आपका कड़ी में 3 है जो अपरमेय है, तो देखिए इसको हम घटाते हैं, यदि इसको घटाते हैं देखिएगा 1 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 बटा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 है ना आपका, ये अपरमेय संख्या होगा। ध्यान रखना है कड़ी में 3 जितने भी होंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता परफेक्ट, जिसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरमेय होगा, जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा वो परमेय होगा। जैसे देखिएगा कड़ी में 16, इसको आप अपरमेय नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा, क्या है इसका वर्गमूल, 4 है। तो इसको आप पी अपान के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको कर सकते हैं पद में, क्योंकि कड़ी में 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो निकटतम निकलता है, पूरा परफेक्ट नहीं निकलता है। तो इसलिए आपका क्या है, ये भी अपद, ये अपर में है, ये अपर में। तो बचा क्या, ये वाला, ये शांत दशमलव संख्या। देखिए 3 7 1 3 7 1, अगर यहीं पे डॉट 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 लग गया होता तब भी परमेय होता, डॉट 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 नहीं लगाया है, यह शांत है तब भी क्या है, परमेय है, ठीक है। इसलिए आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी, बताइए कर पाएंगे आप लोग। चलिए बोला है कि एक परमेय संख्या है, इसमें कौन सी परमेय संख्या बताइए। ये परमेय संख्या है, यहाँ पे इसको कर लीजिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है। इसको बढ़ा लीजिएगा डॉट डॉट। ये पद संख्या है, नहीं है, ये पद संख्या नहीं है, ये पद संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बताइए 0.9 है,
इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना। अगर होगी, अगर एक ही संख्या की होगी पुनरावृत्ति तो भी वो पद में होगा। अगर एक ही संख्या का नहीं हो रही पुनरावृत्ति, अगर वो टर्मिनेटिंग है अर्थात वो शांत है, तो शांत पे भी वो क्या होगा, पद में संख्या होगा। इसको आप बदल सकते हैं 10/10 गुणा करके मेरे भाई 90/10। ये आपकी P/Q के फॉर्म में हो गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सी पद में संख्या है। अब यहाँ पद में संख्या पूछ दिया है, तो बताइए पद में संख्या यह है क्या, पाई। पाई आपकी अपद में संख्या होती है। पाई आपकी क्या होती है, अपद में संख्या होती है। और ये वाला बताइए कड़ी में 11 भी आपका क्या है, अपद में संख्या, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला है। अब बताइए यहाँ पर 2.1387 269। अब यहाँ पे पता चल रहा है क्या, कोई संख्या रिपीट करेगी। जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है और अनंत तक दिखा रही है कि अनंत तक जा रही है, जो फिर से सुनिएगा, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है और वह दिखा रहा है कि अनंत तक ये संख्या जाती है, तो वे क्या आती हैं, अपद में संख्या होती है। ठीक है, उसका निश्चित ही नहीं है कि आगे वाली संख्या क्या आ सकती है डिवाइड होकर। ठीक है, तो इसलिए आपका डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोग को बताइए। यदि आ रही है तो आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए ये बोला है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानें। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बताइए 8100 का वर्गमूल क्या होगा, 90 होगा। और इसको यही है आपका, यही अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय कैसे होगा, जिस संख्या का पता ही ना चले कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और वो अनंत तक जा रही है। इसमें पता चल रहा है क्या कि पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही, पता चल रहा है। और ये अनंत तक इंडिकेट भी कर रहा है कि ये संख्या बढ़ भी रही है। अब क्या आगे आएगी संख्या ये नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर यहीं पे गलती से 5 लिख दिया होता तो ये पता चल गया होता कि आगे वाली संख्याएं सभी क्या होंगी, 5 होंगी। लेकिन अगर दो बार किसी चीज को नहीं दिखाता है तो समझ लीजिएगा क्या, उसकी पुनरावृत्ति फिक्स नहीं है कि कितना आएगा आगे अंक, लेकिन हाँ वो अनंत तक जाएगा। तो यही आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या है। आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे परिमेय संख्या है, देख लीजिए। हाई 22/7 तो आप जानते हैं, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 8100 प्लस 1/8100, इस प्रकार से लिखा हुआ है रूट में। ठीक है, तो 8100 का वर्गमूल 90 प्लस 1/90। अब बताइए कि जब P/Q को फॉर्म में लिखा गया है तो ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी ही होगी। बताइए कोई दिक्कत पसंद समस्या हो है तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन का बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा, जल्दी से बताइए। अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय है, ये तो नहीं हो सकता, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब बताइए, अब ये भी तो परिमेय है, कैसे परिमेय है, क्योंकि अगर वर्गमूल है, अंडर रूट है अंदर, तो अगर डेसिमल वाला है, बात को गौर करिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यह अगर वर्गमूल अंडर रूट है नहीं अंदर, तो वर्गमूल कितने कितने स्थान पे होगा, 2 स्थान पे होगा, हमेशा सम स्थान पे होगा, 4 स्थान पे, 6 स्थान पे, 8 स्थान पे, 10 स्थान पे, ऐसे बढ़ेगा। दशमलव का स्थान, दशमलव का स्थान कितने कितने पे होगा भैया, 2 पे, 4 पे, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी। कैसे परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0.3 को आप बदल सकते हैं 10 से गुणा करके, 10 से भाग करके, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये आपकी अपरिमेय संख्या है, कहेंगे सर कैसे, ये तो एकदम सेम डी की तरह दिख रहा है, लेकिन नहीं है डी की तरह। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि यदि निकालना चाहें आप तो 90 कड़ी में 9/10 हो जाएगा, भाग करेंगे 10 से गुणा, 10 से भाग कर देंगे, 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा मेरे भाई, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1/10 ही रह जाएगा। जो कड़ी में रहता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो आपकी क्या होती है,
अपरिमेय संख्या होती है। बात समझ में आई कि नहीं? जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है? देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर 3 है, इसके साथ कड़ी में 3 का गुणा कराएं तो क्या बन गया? 3 कड़ी में 3। आपका अपरिमेय आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल सदैव क्या होगा? परिमेय होगा। सॉरी, अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय आएगा। देखिए, एक परिमेय है 3, एक कड़ी में 3 अपरिमेय, गुणा कराया 3 कड़ी में 3 आ गया। ठीक है, तो ये अपरिमेय हो गया। ठीक, चलिए इसको बताइए। 1/4 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या। देखिए, किसी भी संख्या का ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। होते तो वैसे 3 फार्मूला होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला जानने की आवश्यकता है। ठीक बीच की संख्या क्या होता है? 1/2 x प्लस वाई। अब ध्यान रखिएगा, 1/2 x क्या है? इसमें 4 है और y क्या है? 1/3 है। तो 1/2 धन 1/4 धन 1/3। तो यदि इसका एलसीएम लेकर हल किया जाए तो यहाँ पे 3 एकम 3, 1/2 गुणे 3 एकम 3, 4 एकम 4 बटा 4 3 बाद नीचे के नीचे गुणा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 हो गया, 7 बटा बाद में 24। बताइए इसके बीच की ठीक बीच की संख्या क्या आ गई? 7/24, जो कि आपका ए है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? 1/2 x प्लस वाई, या आप ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई बटा 2। बात तो दोनों सेम है। बताइए, कॉमन कर लेंगे 1/2 तो x प्लस वाई ही बचेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है दो विभिन्न परिमेय संख्याओं a तथा b के बीच एक अन्य परिमेय संख्या जो कि है। तो आपको पता है a और b आपकी संख्या है। a आपका a है, ये आपका b, तो इसको हम x मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं? y। इसके बीच की संख्या क्या होगी? 1/2 x प्लस वाई, बीच की संख्या। तो क्या होगा? 1/2 x का मान कितना है? a प्लस वाई का मान कितना है? b। गुणा कराएंगे तो a प्लस b बटा 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा बोला है क्या कि 3/4 और 3/8 के बीच परिमेय संख्या। इसको आप लोग बताइए कि क्या आएगा? 3/4 और 3/8 के बीच क्या आएगा परिमेय संख्या? ठीक है, तो जल्दी से इसको बताइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यह है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और संख्या क्या 23 क्या है? ये 23 क्या है? आपको इस पर विचार करना है। 23 एक आभास संख्या है। ठीक है, 23 आपकी आभास संख्या है। ठीक है, ये तो सही हो गया। एक वास्तविक संख्या है, ये भी सत्य है। एक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन कह रहा है कि 23 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मैंने ऐसे बताया था क्या इसको कि 23 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं ना। 23 को p अपन क्यूब में लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 23 बटा कितना हो जाएगा बताइए? 1। ये p हो गया ऊपर वाला भाग, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। तो ये आपका p अपन q के रूप में हो सकता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका 1 2 3, तो 1 2 3 कहीं है क्वेश्चन में, या बी फॉर बॉय, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है, क्रम से 1 2 3 सही है। ठीक, कर लेंगे। चलिए यह है बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। थोड़ा एक चीज मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को, इसको देख लीजिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना है आपको। ये ट्रिक यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, विश्वास मानिए। तो यहाँ पे लिखना है प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे लिखना है, हटा देना इसको, पहले नंबर प्राकृतिक संख्या, यहाँ फिर पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्णांक लिखना है, यहाँ पे लिखना है परिमेय वास्तविक। देखिए ऊपर से जितना नीचे आएंगे ना, यह हो सकता है यस, यस में जवाब दे सकते हैं एस, इसका जवाब एस में दे सकते हैं एस। नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग तो नो।
समझिएगा। प्रत्येक पूर्णांक पद संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक पद में संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक पद में संख्या पूर्णांक नहीं होगा, समझना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ऊपर से नीचे आए तो यस, नीचे से ऊपर जाए तो नो। फिर समझिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा एस, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होंगी नो। तो इस प्रकार से आपको बनाना है कि प्रत्येक पूर्णांक पद में संख्या है एस, प्रत्येक पद में संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पद में संख्या वास्तविक संख्या है यस। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है यस, तो इसमें कौन सा सही होगा? सी फॉर चांद के पास चलो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। ठीक हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी होती है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि दो परिमेय कहें या संख्या कहें, परिमेय कहिए चाहे संख्या कहिए, इसके बीच की अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय लिख लीजिएगा नोट पर, ठीक है। परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा, क्या बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या की परिमित संख्या होती है। नहीं, परिमित मतलब लिमिट होता है, इसका नहीं होता है, यह अनलिमिटेड यानी अनंत होता है। यह गलत हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या अनंत होती है। मैंने आपको बताया ना, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इनके बीच की संख्या अनंत होती हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। पहला वाला गलत है आपका, दूसरा वाला सही है। कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या परिमित होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या परिमित होती है, नहीं होती। अभी आपने अनंत बताया तो इसको कैसे कर सकते हैं? नहीं। तो आपका केवल कौन सा सही है? केवल दो सही है, तो केवल दो सही है, यानी बी वाला ऑप्शन राइट होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, यदि समझ में आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, दिया है क्या कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है आपको। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या थी। ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं ना, नीचे सबसे वास्तविक संख्या लिखा था मैं, सबसे नीचे क्या लिखा था? वास्तविक संख्या लिखा था। देखिए कहाँ गया भाई? हाँ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक। ऊपर से नीचे आएंगे तो यस, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नो। यही है ना? हाँ यही है। बोला है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस, ये सही है आपका। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये गलत है भैया। नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये कतई नहीं हो सकता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। नहीं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय भी आती है ना, तो अपरिमेय कैसे परिमेय हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, यस, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या। ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं, है ना, तो पूर्णांक के नीचे ही परिमेय में लिखा था, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? यस, ये सत्य होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। पीछे आप देख लीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या ऊपर से हम नीचे की आ रहे हैं, यस। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ध्यान रखना। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, बट प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, नहीं प्राकृतिक संख्या हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता प्रत्येक पूर्णांक? क्योंकि इसमें माइनस भी आ जाता है, ये प्लस चलता है, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता। ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात कुल मिला जुला के ये है कि ये फार्मूले को, ये नहीं, ये ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो आपका काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, दिया है क्या
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। जी, प्रत्येक धन पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, फिर बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। मैंने बोला नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे नीचे प्राकृतिक सॉरी वास्तविक संख्या लिखे थे आप। सबसे नीचे क्या लिखे थे? वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या बोला है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं लिख सकते, या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होते हैं। जी, प्रत्येक पूर्णांक आपके वास्तविक संख्या होते हैं। आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है। तो सही कौन सा? 1 3 4। 1 3 4 कहीं दिख रहा है आपको? बी वाला ऑप्शन 1 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कर लेंगे? चलिए, जब कर लेंगे तो आगे बढ़ा जाए। यह है आपका होमवर्क। ठीक है, इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब बताना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही सेशन। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पर वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे क्या? डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। पहले इसकी थ्योरी बताएंगे सारी चीजें, फिर उसके बाद आपको बताएंगे इस पे बेसिस क्वेश्चन, एकदम कठिन से कठिन अपडेटेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल।